हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि रिसेंटली अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ किया गया है जिसमें कि रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गया है 7.8%। और क्या आपको पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं या स्टैगफ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन के बढ़ने से इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है और कौन कंट्रोल करता है। तो आइए जानेंगे हम ये कंप्लीट टॉपिक। इससे पहले आपको बता दें कि हमने हाल ही में बताया था WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों राइज कर रहे हैं, रुपी क्यों डेप्रिशिएट कर रहा है। अगर आपने वो इकोनॉमी की सीरीज़ नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से टॉपिक को समझने में कठिनाई महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आपने शुरू वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिए, ख़ास तौर से WPI CPI वाली, क्रूड ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज़ वाली और रुपी डेप्रिसिएशंस के रीज़न वाली। इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर है इन्फ्लेशन मेजर करने का, जो कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ऐसा हमने पहले वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ भी है। रिटेल इन्फ्लेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को ही टारगेट करता है, जिसे हम कॉमन भाषा में रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। 2016 में RBI एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी और कहा गया था कि RBI के लिए टारगेट इन्फ्लेशन रेट होगा 4% और RBI कोशिश करेगी इन्फ्लेशन को मेंटेन करने की विद इन अ बैंड ऑफ 2% टू 6%। 7.8% इन्फ्लेशन रेट की फिगर जो है ये हाईएस्ट है पिछले 8 सालों में इन्फ्लेशन रेट में, और ये ऑलमोस्ट डबल है टारगेट इन्फ्लेशन रेट जो RBI का 4% गवर्नमेंट ने सेट किया था। कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ मूव कर रही है। तो आइए जानते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन टर्म दी थी लियन मैक्लॉयड, जो कि एक कंजर्वेटिव पार्टी के MP थे यूनाइटेड किंगडम में इन 1965। स्टैगफ्लेशन उस सिचुएशन को कहा जाता है जब इकोनॉमी में स्टैग्नेंट ग्रोथ होती है और साथ ही साथ हाई इन्फ्लेशन भी होता है, और इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज करता है और एग्जिस्टिंग इनकम्स जो होती हैं वो उस पेस पे इंक्रीज नहीं हो पाती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली परचेजिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस होती है। आइए देखते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर करती है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को मेजर करने की दो मेन इंडिसेस हैं, WPI जिसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि आखिर इतने हाई इन्फ्लेशन का इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि हाई इन्फ्लेशन रिड्यूस कर देता है लोगों की परचेजिंग पावर। दूसरा इम्पैक्ट है हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है इन्फ्लेशन बढ़ने से, और इसीलिए कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा नॉन एसेंशियल डिमांड्स जो होती हैं, जैसे वैकेशंस हो गई या ऐसे आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हाउस होल्ड के लिए, उनकी डिमांड्स जो होती है वो कम हो जाती हैं। थर्ड इम्पैक्ट होता है कि हाई इन्फ्लेशन होने से सेविंग जो करते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, वहीं जो लोन लेते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो लोग बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं उनको जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन्फ्लेशन रेट से भी कम, जैसा कि अभी चल रहा है FDs का रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 5% टू 6%, जबकि इन्फ्लेशन जा रहा है 7.8%। तो इफ़ेक्टिवली उनको एक नेगेटिव रिटर्न मिलती है। वहीं बोरोवर्स के केस में ये उल्टा होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट जो पे कर रहे होते हैं वो इन्फ्लेशन से कम होता है, तो बोरोवर्स का फ़ायदा होता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट गवर्नमेंट की डेट ऑब्लिगेशंस में भी पड़ता है। शॉर्ट टर्म में हायर इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को मीट कर पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो लिमिट्स होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल GDP, और इन्फ्लेशन के राइज करने से नॉमिनल GDP राइज करता है, चाहे ओवरऑल प्रोडक्शन एक्चुअली में राइज हुई हो या नहीं हुई हो।
कहने का मतलब ये है कि जो पहले फिस्कल डेफिसिट था, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट सेम रहा हो, लेकिन उसकी परसेंटेज जो होती है विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ता है। शॉर्ट टर्म में जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके लिए हायर इन्फ्लेशन प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि वो जो हायर प्राइसेस होते हैं वो कंज्यूमर्स तक पास ऑन कर देते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं वो उनको हायर इन्फ्लेशन से नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मार्केट एरिया होता है कम होता है, और इन्फ्लेशन हाई होने से डिमांड लो होती है, परचेजिंग पावर लो होती है, तो उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड और भी कम हो जाती है। हायर इन्फ्लेशन का एक्सचेंज रेट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन से रुपी की वैल्यू भी कम हो जाती है, जिससे एक्सचेंज रेट रुपी का कम हो जाता है। जैसे कि अभी रुपी जो है डॉलर के मुकाबले बहुत वीक हो गया है। इस इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी पड़ता है, जहां की फॉरेन इन्वेस्टर्स कंट्री के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी रिटर्न्स भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट है हायर इन्फ्लेशन का कि इट लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्दर हायर इन्फ्लेशन। हायर इन्फ्लेशन लोगों की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालता है, और लोग हायर इन्फ्लेशन का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उस कारण से हायर वेजेस भी डिमांड करते हैं। ऐसे सिनेरियो में आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स हाइक करती है जिससे कि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है, जो कि कोविड-19 के इम्पैक्ट से अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन के जो डेटा आया है वो बताया हमने आपको, और ये बताया कि इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन के ऑन इंडियन इकॉनमी। अगर आपको ये कोशिश हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।